इलेक्ट्रॉन की एक स्पेसिफिक शेप, इलेक्ट्रॉन दिखता कैसा है, वी हैव नो आइडिया एट ऑल। लेंथ और टाइम के यूनिट सेम हो सकते हैं, मतलब जस्ट लाइक इन्हें हम गोस्ट पार्टिकल भी बोलते हैं, न्यूट्रिनो पार्टिकल्स को। एक मच्छर के पास जितनी एनर्जी होती है उससे भी कम एनर्जी तक पार्टिकल्स को टकरा सकता है। तुम्हारे सामने तुम्हारा दोस्त खड़ा, आज के बाद उसको किस नजर से देखोगे? क्या हाल चाल है दोस्तों? आज हम फिर से तुम्हारे सामने एक मजेदार सा टॉपिक लेके आए हैं और बताने आए हैं। क्या तुम्हें सुनने में आया है कि यूनिवर्स एक एटम के अंदर हो सकता है? ऐसा कुछ लोग बताने की कोशिश कर रहे थे। कौन है वो 4 लोग जो ये बताने की कोशिश कर रहे थे? वो 4 लोग मेरे ही दिमाग के अंदर हैं और वो मैं ही हूं, 4 पर्सनैलिटी लेके। तो मेरी ही ओवर थिंकिंग से निकल के एक टॉपिक आया है। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं पहला था ये सोचने वाला कि क्या एटम के अंदर यूनिवर्स हो सकता है। नहीं, मैं बिल्कुल पहला नहीं हूं, लेकिन शायद हम इसमें थोड़ा मैथमेटिकली बात करने वाले हैं, वो तुम्हें यहां पे पहली बार देखने को मिलने वाला है और मजा करने वाले बहुत सारा। स्टार्ट करेंगे पार्टिकल फिजिक्स से और धीरे धीरे क्वांटम फील्ड थ्योरी, क्वार्क्स और बहुत सारी बातें करने वाले हैं। और इसके लिए प्री रिक्विजिट कुछ नहीं रहने वाली। अगर थोड़ी बहुत भी फिजिक्स तुम लोगों ने पहले पढ़ी होगी तो मजा आने वाला बहुत ज्यादा, बस और कुछ नहीं, इतना ही। और मैं तुम्हारे सामने, जैसा मैंने तुम्हें हमेशा बताया ही है, अगर पहली बार मुझे देख रहे हो, मेरा नाम है राजन चोपड़ा। अगर पहले से फॉलो कर रहे हो तो भाई अपने आप को मैं समझा चुका हूं और अब तुम लोगों की बारी है। अब तुम लोगों को भी एक्सप्लेन करने वाला हूं। एंड लेट अस सी कि हम क्या बात करने वाले हैं। हम बात करेंगे डायमेंशनल एनालिसिस की। मेरे को लगा कि सबसे बेहतरीन तरीका क्या हो सकता है इसको सीखने का। ये जो मैं बताने वाला हूं, एटम्स इनसाइड यूनिवर्स इनसाइड एटम, इसके लिए तो बड़ी भारी भरकम से फिजिक्स लगने वाली थी यार। मतलब आज तक हमने सोचा है कि एटम्स जो होते हैं उसके अंदर 99.9999% खाली स्पेस होता है। बहुत बड़े बड़े फिजिसिस्ट को भी तुमने सुना होगा ये कहते हुए, बहुत बड़े बड़े फिजिसिस्ट की बात कर रहा हूं, जैसे मेरे को नाम नहीं याद आ रहा, मैं बता देता तुम लोगों को। काफी सारे ऐसे लोग बोलते हैं कि ज्यादातर एम्प्टी स्पेस हो, लेकिन क्वांटम फील्ड थ्योरी वाले ये नहीं बोलेंगे कभी भी तुम उनके मुंह से नहीं सुनोगे कि एटम के अंदर ज्यादातर खाली स्पेस होता है। तो आई एम एक वीडियो के लिए ही एटलीस्ट, लेकिन आई एम अ फील्ड थ्योरिस्ट। तो मैं नहीं बोलने वाला हूं एटम के अंदर खाली जगह है, उसके अंदर फैली होती है क्वांटम फील्ड। हम लोग किस चीज से बने हैं? क्या स्टार डस्ट से बने? नहीं रे, नहीं लाला, नहीं। हम लोग क्वांटम फील्ड से बने हुए हैं। सबसे ज्यादा बेहतरीन थ्योरी अभी तक की जो हमारे पास है वो क्वांटम फील्ड थ्योरी है, जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। लेकिन मुझे लगा भाई इसके लिए तो प्री रिक्विजिट अगर मैं बोलता जाऊंगा कि तुम लोगों को फंक्शनल एनालिसिस आनी चाहिए, तुम लोगों को लीनियर अलजेब्रा, डिफरेंशियल इक्वेशन, ये वो प्री रिक्विजिट में रह जाएंगे, इतनी मोटी सी किताब पढ़नी पड़ जाएगी। उससे बचने के लिए सबसे बेहतरीन तरीका डायमेंशनल एनालिसिस सीखते हैं। अब ये डायमेंशनल एनालिसिस क्या होती है उसके बारे में बताता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने सुना है स्पीड होता है डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम, ठीक है। डिस्टेंस के हमारे पास डायमेंशन एल होते हैं और टाइम के हमारे पास डायमेंशन टी होते हैं। डायमेंशन मतलब साधारण भाषा में सिंबल, बस। ये वो वाले डायमेंशन नहीं है 1 डायमेंशन 2 डायमेंशन और ये वाला 3 डायमेंशन एक्स वाई जेड एक्स, नहीं, सिंपल। ये हमारे पास डायमेंशन का मतलब होता है हमने कुछ सिंबल यूज कर लिए डिस्टेंस के लिए, टाइम के लिए। हमारे काम के 3 होने वाले हैं, डिस्टेंस, टाइम और मास के लिए हम एम यूज करने वाले। बस इतनी सी बात याद रख लेना। टाइम के लिए कैपिटल टी, डिस्टेंस के लिए एल यूज करने वाले, लेंथ, ठीक है। बस इतना, बस डरने की जरूरत नहीं। थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास इसको LT-1 लिखा जा सकता था, नहीं लिखेंगे, देखते जाओ, क्योंकि हमारे पास हमें बात करनी है थोड़ा डीप लेवल की। हमारे पास जो नेचुरल यूनिट्स होने वाले हैं, हमें जब अपनी 11वीं 12वीं में पढ़ाया जाता है तो नेचुरल यूनिट्स या फंडामेंटल यूनिट्स इसे ही बोल दिया जाता है। लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, वेट। नहीं, यहां पे हम बात करने वाले नेचुरल यूनिट के नाम पे प्लैंक्स कांस्टेंट की, हम बात करने वाले हैं स्पीड ऑफ लाइट की, हम बात करने वाले हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की। दीज आर आवर नेचुरल यूनिट्स। आज हम कुछ समय के लिए ही, लेकिन भाई साहब पार्टिकल फिजिसिस्ट बनके एकदम डीप जाके पढ़ने वाले हैं कि मजा आ जाए तुम्हें कि मैं जो बातें मैं प्रिपेयर करके आया ना, मजा आ जाए। उसके बाद तुम्हें लगे भाई आज तो कुछ सीख गया, मजा आ गया एकदम। हमें किसी म्यूजिक की जरूरत नहीं है मोटिवेशन फील करने के लिए, हमने ऐसा सब्जेक्ट सीख लिया है, ऐसी डीप बात सीखने जा रहे हैं, सब कुछ बदल जाएगा इसके बाद। जब अपने आसपास देख रहे हैं ना, तुम कहोगे यार नहीं, उतनी सिंपल तो नहीं है दुनिया जितनी हम सोचते थे, सिर्फ इसी डायमेंशनल एनालिसिस को यूज करके। एंड लेट अस सी कि हम क्या, मैं अपने बॉक्स में से क्या निकालने वाला हूं, लेट अस सी। तो हम करने वाले हैं जूम इन,
कहां से कहां तक जूम इन करेंगे हम, क्वार्क से लेके क्वार्क्स टू ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स, और जितने भी यूनिवर्स को हम देख सकते हैं वहां तक की बात करने वाले, एक स्केल बनाने वाले। तो आज के लेक्चर का नाम मैं रखने वाला था स्केल, बट मैंने सोचा ठीक है व्यूज भी तो चाहिए, है ना, इसीलिए यूनिवर्स इनसाइड एटम। तो मतलब बेस ये है, यहां तक पहुंचना है हमें, क्यों नहीं हो सकते हैं एटम के अंदर यूनिवर्स, क्यों नहीं हो सकता, उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमारे यूनिवर्स में काफी सारी चीजें हैं जिसको हम नहीं जानते हैं, जैसे डार्क मैटर, डार्क एनर्जी। मैंने काफी सारी वीडियोस में बात की, लेकिन अभी रुकते हैं उस पर जाने से पहले, आने वाली वीडियोस में उसको भी बात करेंगे। हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स के बारे में, और हम बात करने वाले हैं नेचुरल यूनिट्स, जैसे हमारे पास प्लैंक्स कांस्टेंट है या स्पीड ऑफ लाइट है, इसको हम 1 मान लेंगे। हम अपनी नेचुरल यूनिट्स को 1 मान लेंगे, बस इतनी सी बात ध्यान रखनी, यही न्यू है। जब भी हम पार्टिकल फिजिक्स में जाते हैं ना, वहां पे बड़ी अजीब सी चीजें देखने को मिलती है। जैसे मैं एक अजीब चीज दिखाता हूं, एनर्जी का हमने फॉर्मूला पढ़ा है mc²। अगर यहां पे मैं c को 1 पुट कर दूं, जो हमने मान के चले अपने यूनिट्स को, तो हमारे पास ये आ जाएगा E = m। मतलब एनर्जी और मास के जो डायमेंशंस हैं वो बिल्कुल सेम है। अभी रुक जाओ, देखते जाओ। एक हमने और भी चीज पढ़ी हुई है कि एनर्जी इज इक्वल टू hc/λ। एनर्जी का फॉर्मूला होता है ये इज इक्वल टू h म्यू, सुना होगा, अगर ये नहीं सुना तो बिल्कुल सेम ही चीज है। हमने h को भी 1 मान लिया, हमने c को भी 1 मान लिया, हम ये खुद कन्वेंशन मान के चल रहे हैं। वी आर पार्टिकल फिजिसिस्ट, हमारी मर्जी, हमें वो लार्ज हैड्रोन कोलाइडर के अंदर पार्टिकल्स को टकराना है, तो कुछ आसान बना ले पहले चीजों को। तो यहां पे हम देख पा रहे हैं, यहां है एनर्जी और ये hc1 हो गया, लैम्डा मतलब वेवलेंथ, वेवलेंथ इज आल्सो काइंड ऑफ लेंथ, तो इसीलिए इसको L बोल रहे हैं। इसका मतलब हमारे पास ये E इनवर्सली प्रोपोर्शनल या E 1/L के इक्वल हो गया। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, यहां तक हमारे पास पहुंच गए। आगे बढ़ना चाहेंगे, हमें एक ये भी चीज पता है कि स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, है ना, अभी अभी लिखवाया था ये रहा। लेकिन अगर हम स्पीड को स्पीड ऑफ लाइट मान ले, और स्पीड ऑफ लाइट अगर 1 हो गई तो इसको इधर भेज दो, तो हमारे पास लेंथ इज इक्वल टू टाइम आ जाएगा। कितनी अजीब सी बातें हो रही हैं यार, तुम सोच के तो देखो ना। ये आज तक हम सोचते थे व्हाट इज 1 सेकंड प्लस 2 मीटर, सोच के देखो, व्हाट इज 1 सेकंड प्लस 2 मीटर, क्या होता है? कुछ भी नहीं होता, इट डज नॉट मेक सेंस एट ऑल। अब सेंस बन रही है, यहां देखो, लेंथ और टाइम के यूनिट सेम हो सकते हैं, मतलब दिमाग घुमाने वाली बात नहीं हो गई ये, है ना। इसका मतलब है मैं ऐसा भी लिख सकता हूं 1/टाइम। ये हमारे पास मेन चीज है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। एनर्जी जो है उसके डायमेंशंस 1/L के इक्वल है, एनर्जी जो है उसके डायमेंशंस 1/T के इक्वल है। ड्यू टू द कन्वेंशन वी चोज दिस, H और C को हम 1 मानने वाले हैं। पार्टिकल फिजिक्स में जब भी हम बात करते हैं, पार्टिकल फिजिक्स मतलब हम फंडामेंटल पार्टिकल्स को टकराना है, जो भी इनके साथ करना है उसके बारे में, उसकी फिजिक्स के बारे में बात करने वाले हैं। यहां पे हम एनर्जी को किस यूनिट्स में लेते हैं बता, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। जैसे मैं कुछ एग्जांपल लिखना चाहूंगा, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है 1.6 10⁻⁻90 जूल्स। अरे इलेक्ट्रॉन के चार्ज की वैल्यू रखिए बस, और कुछ भी नहीं है ना। ये जो ई है ना, यहां पर रखते बस, और आगे जूल्स लगाते, बस इतना ही। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अगर हम पार्टिकल फिजिसिस्ट की तरह सोचने की कोशिश करें, अब भाई साहब दिमाग घुमाने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि देखो मैं क्या लिख रहा हूं, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज एनर्जी है, ये इज अप्रोक्सीमेटली 10⁻³ ग्राम। एनर्जी और ग्राम मतलब एनर्जी और मास में रिलेशन, ठीक है, चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इनवर्स इज अप्रोक्सीमेटली 10⁻⁵ सेंटीमीटर। एनर्जी को हम एनर्जी के इनवर्स को सेंटीमीटर के साथ भी कंपेयर कर सकते हैं, है ना जी, है ना। अभी देखो, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज ऑल्सो अप्रोक्सीमेटली 10⁻15 सेकेंड्स। एनर्जी के इनवर्स को हम टाइम के साथ भी कंपेयर कर सकते हैं, एंड दीज आर द यूनिट्स दैट वी आर गोइंग टू यूज। बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब है यहां से ये सारी चीजें हम कर पाए क्योंकि हमने अपने नेचुरल यूनिट्स को बता दिया है कि ये हमारे पास 3 होते हैं। हालांकि अभी हम ग्रेविटी के बारे में बात नहीं करने वाले हैं, H और C के बारे में बात करने वाले हैं। ग्रेविटी को कैसे क्वांटम फिजिक्स में लेके आना है, क्या ग्रेविटोन्स एग्जिस्ट करते हैं, ग्रेविटी वाले पार्टिकल, पता नहीं, अभी वी हैव नो आइडिया एट ऑल उसके बारे में। इसीलिए हम इस पे ही स्टिक रहने वाले हैं, और फ्यूचर के लिए प्रॉब्लम तुम्हारे लिए छोड़ देते हैं कि ग्रेविटी को कैसे साथ में जोड़ा जाए क्वांटम मैकेनिक्स के, क्वांटम फील्ड थ्योरी के, तो वो हमारे पास एक काम पेंडिंग रह जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास कौन कौन से पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और न्यूट्रिनो।
अब न्यूट्रिनो जो है ना वो बहुत ही ज्यादा लाइट पार्टिकल होता है, जस्ट लाइक इन्हें हम गोस्ट पार्टिकल भी बोलते हैं न्यूट्रिनो पार्टिकल्स को, क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल इस समय मेरी बॉडी से बिलियंस ऑफ न्यूट्रिनोस पास कर रहे हैं, वो मैटर के अंदर से पास कर जाते हैं और बिना इंटरेक्ट किए, ये इसीलिए इनको गोस्ट पार्टिकल भी बोला जाता है। भूत भी तो ऐसे ही होता है ना, जितने भी हमने मूवीज एंड ऑल में देखा है, तो वो दीवारों में से पास कर जाते हैं, दीवारों में से निकल जाते हैं, वैसी ही प्रॉपर्टी इन्हें भी, इनके पास भी होती है, इसीलिए इनको गोस्ट पार्टिकल बोलते हैं। बहुत ज्यादा लाइटर पार्टिकल होते हैं। अब मैं इनके मास के बारे में बताऊं, फिर से हम मास को मेजर कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ एनर्जी। तो इसके पास, हमारे पास लगभग 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 100 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, विच इज वेरी लेस। इसका मतलब है आज के बाद मैं अगर तुमसे पूछूं कि इस चौक का मास कितना है, तो तुम एनर्जी की टर्म्स में भी बता सकते हो। इसका मतलब है या तो मैंने कुछ ग्राम का चौक पकड़ा हुआ है, या फिर समथिंग एक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी पकड़ी हुई है, और वो एनर्जी अगर कंप्लीटली मास में कन्वर्ट हो जाए तो इतना एनॉर्मस धमाका होगा सिर्फ एक चौक के यूज करके। अगर मैं क्या करूं, इसके मास को, जितने मैटर से ये बना है, इसके मास को प्योर एनर्जी में कन्वर्ट कर दूं, उतना बड़ा धमाका होगा जितना हम इमेजिन नहीं कर सकते हैं यूजुअली अपने डेली लाइफ में। इतना बड़ा धमाका होगा। वो धमाका करने के लिए क्या करें? ऐसा कैसे हो सकता है कि 100% प्योर एनर्जी में कन्वर्ट कर दें? एक तरीका है, ये पंजाबी एक्सेंट कहां से आई मेरी, बट एक तरीका है अपने पास, विच इज एंटी मैटर के साथ टकरा दो। मैटर एंटी मैटर मिलते हैं तो वो 100% एनर्जी में कन्वर्ट हो जाते हैं। एक मैंने हाइपोथेसिस दी थी कुछ समय पहले कि अगर हमें ऐसे रॉकेट बनाने जो कि नियर द स्पीड ऑफ लाइट मूव करना स्टार्ट कर दें, थोड़ी टेक्निकल डिफिकल्टीज को अगर साइड पर डालें, तो ऐसे इंजन बनाने स्टार्ट कर दो जिनको हम बोलेंगे एंटी मैटर इंजन। ऐसे इंजन जिसके अंदर हम टकरा रहे हैं, मैटर एंटी मैटर को टकराते जा रहे, टकराते जा रहे, टकराते जा रहे, और फिर कंबस्शन, वो इतनी सारी एनर्जी रिलीज कर रहा है कि हमारा जो रॉकेट है वो चलेगा नियर द स्पीड ऑफ लाइट तक। बहुत सारी टेक्निकल डिटेल्स आ जाएंगे, उसका मास बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा वगैरह वगैरह, बट हो सकता है। सो ये है वो स्केल जिसके बारे में बात कर रहा था। अब देखो, अगर हम वैक्यूम एनर्जी की बात करें, जो हम बोलते हैं कि एम्प्टी स्पेस इज एम्प्टी, नहीं 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 नहीं, एम्प्टी स्पेस खाली नहीं होता है। खाली मतलब वहां पे कुछ भी नहीं है, ऐसा होता ही नहीं है। वहां पे भी कुछ एक्साइटेशंस होती है, कुछ वर्चुअल पार्टिकल्स होते हैं, वहां पे भी मिनिमम 0 पॉइंट एनर्जी होती है, जिसके बारे में मैंने काफी सारी वीडियो में ऑलरेडी भी बात की है। इसका मतलब वैक्यूम इज नॉट रियली एम्प्टी स्पेस इज नॉट एम्प्टी। वहां पे भी कुछ एनर्जी प्रेजेंट होती है, लगभग कुछ मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। फिर हम आगे चलें तो न्यूट्रिनो आता है। हम अब पार्टिकल को ना, पार्टिकल अगर मास भी है तो उसको एनर्जी की टर्म्स में ही देखने वाले हैं। अभी अभी हमने देखा था कि मास और डायमेंशन ऑफ एनर्जी दोनों बराबर ही होते हैं। अगर हम सी की वैल्यू को 1 मान ले, जब भी हमें कन्वर्जन करनी होगी तो सी की वैल्यू रखेंगे और नॉर्मल यूनिट्स में भी वापस लेके आ सकते हैं, इस दुनिया में भी आ सकते हैं। लेकिन अगर हम पार्टिकल फिजिसिस्ट की दुनिया में जाना है तो भाई ये जानना होगा। तो न्यूट्रिनो हमारे पास, उसके बाद इलेक्ट्रॉन में आए तो मिलियन से, किलो से लेके मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, या फिर हिग्स पार्टिकल है, उनकी ट्रिलियन और गीगा के बीच में। LHC, लार्ज हेड्रोन कोलाइडर, जहां पे अपने वर्ल्ड, अपने जो अपना पृथ्वी है, जो अपनी अर्थ है, इस पे बनाया गया ह्यूमंस का सबसे एक्सपेंसिव चीज ये। इसमें हम लगभग 10 की पावर 6 से 10 की पावर 6 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ट्रिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब इसके बीच में रेंज रहती है। फ्लाइंग मस्कीटो 10 की पावर 9 से 10 की पावर 6 गीगा वोल्ट। बेसबॉल के पास होती है 10 की पावर बाबा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आजकल बाबा कल्चर बहुत ज्यादा हो रखा ना, इसलिए मैंने बोल दिया। बट यहां पे बाबा वाला कोई काम नहीं भाई, ये सेफ जोन है, यहां पे वो चीजें नहीं चलती हैं। यहां एकदम सेफ जोन है, यहां पे सिर्फ साइंस की बकैती, यहां पर सिर्फ साइंस की बातें होती हैं। आज देखा, बाबा नाम लेते ही भाई साहब हमारी जबान लड़खड़ा गई ना, देख, इसलिए कहते हैं साइंस पे ध्यान दो थोड़ा सा, उन चीजों में मत घुसो। तो बेसबॉल के पास 10 की पावर 12 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ग्रैंड यूनिफिकेशन मतलब 10 की पावर 15। भाई साहब, अब मैं इसमें थोड़े से ना चीजें बताना चाहूंगा। जो लार्ज हेड्रोन कोलाइडर है, वो एक मच्छर जितनी एनर्जी भी, एक मच्छर के पास जितनी एनर्जी होती है उससे भी कम एनर्जी तक पार्टिकल्स को टकरा सकता है। लेकिन तुम बोलोगे कि इतना पैसा लगा के फिर फायदा ही क्या हुआ अगर वो एक मच्छर जितनी एनर्जी भी प्रोड्यूस नहीं कर सकता। ऐसा नहीं सोचना है, हमें प्रैक्टिकली सोचना है। जो लार्ज हेड्रोन कोलाइडर पार्टिकल्स को टकराता है ना, वो सिर्फ 2 प्रोटॉन्स होते हैं या कोई न्यूक्लियस होते हैं। सिर्फ फॉर एग्जांपल गोल्ड के न्यूक्लियस, सिर्फ न्यूक्लियस को टकरा रहा है। लेकिन एक मस्कीटो के अंदर तो कितने एनॉर्मस अमाउंट ऑफ न्यूक्लियॉन्स। जब भी मैं वर्ड आज के बाद यूज करूं न्यूक्लियॉन, न्यूक्लियॉन्स का मतलब होता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन कंबाइन की बात कर रहा हूं। तो लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स होते हैं एक मच्छर के अंदर।
अब उसको तुम मास के टर्म्स में मत देखो, एनर्जी के टर्म्स में देखो। तुम्हारे सामने तुम्हारा दोस्त खड़ा, आज के बाद उसको किस नजर से देखोगे? मतलब मेरा कहने का है कि आज के बाद उसको फिजिक्स की नजर से कैसे देखोगे? उसको देखोगे, शिट क्या बोल रहा हूं मैं, आज के बाद उसको देखने वाले हो तुम मास नहीं, एनर्जी की टर्म्स में देखने वाले हो कि वहां पे इतने ट्रिलियन बिलियन अमाउंट ऑफ एनर्जी पड़ी हुई है। क्या होगा अगर इसके साथ में अगर मैं एंटी मैटर का होता, सामने मेरी एक दोस्त होती वीना, हम आए एकदम कूल, हाथ मिलाया और तबाह हो गए, साथ में ये दुनिया भी लेके तबाह हो गए, जो अर्थ था पूरी धमाका हो गई। ये है ना मजा, ये होता है प्यार, समझ गए? बस वैसा ही कुछ मैं यहां पे भी बताना चाह रहा हूं कि एक फ्लाइंग मस्कीटो के पास ज्यादा एनर्जी इसलिए है क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी तो ज्यादा है, मास भी तो ज्यादा है, मास ज्यादा मतलब एनर्जी ज्यादा है ना। अब से पार्टिकल फिजिसिस्ट वाली जर्नी पे हम एलएचसी में अगर हम आए तो ये भी एनर्जी बहुत ज्यादा है, क्योंकि भाई हम सिर्फ दो प्रोटॉन्स की बात कर रहे हैं, सिर्फ दो प्रोटॉन्स की, उनके पास इतनी एनर्जी होना इज अ वेरी 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 बिग थिंग। अगर हम बेसबॉल के पास आए 10 की पावर 12, और हम मानते हैं कि हमारे क्वांटम मैकेनिक्स मतलब हमारी जो बेस्ट प्रिडिक्शन है अभी तक की फिजिक्स की, जो हम बेस्ट बोल पा रहे हैं, अगर फाइनल ग्रैंड यूनिफिकेशन, अगर जो थ्योरी ऑफ एवरीथिंग है क्वांटम फील्ड थ्योरी हुई, 10 की पावर 15 के आसपास ग्रैंड यूनिफिकेशन हमें देखने को मिलेगी। और एक चीज और मैं इसमें क्लियर करना चाहूंगा, क्या है इसका मतलब जो भी मैंने बोला है कि ग्रैंड यूनिफिकेशन या फिर जो थ्योरी ऑफ एवरीथिंग होगी या जो अल्टीमेट थ्योरी होगी, क्या मतलब है इसका कि वो क्वांटम फील्ड थ्योरी होगी? क्या क्वांटम फील्ड थ्योरी के अलग भी कोई थ्योरीज होती हैं? हाँ होती हैं, जो कि हम उसके बारे में आगे नियर मतलब आने वाली वीडियोस में बात करेंगे, क्योंकि मैंने तुम्हें वादा किया है कि अब हम थोड़ा डीप जाया करेंगे, ऑर्डिनरी बातें नहीं करने वाले हैं, अब थोड़ा सा अच्छे से टेक्निकल लैंग्वेज को डिकोड करा करेंगे, मजे से पढ़ा करेंगे, बस इतनी सी बात मैं बोलना चाहूंगा। तो ग्रैंड यूनिफिकेशन इस एनर्जी के इस रेंज के आसपास होने वाली है। सो ये था मेनली। तो आज के बाद अगर कोई भी कहे जब एक मच्छर के जितनी एनर्जी नहीं प्रोड्यूस कर सकता एलएचसी, तो इसके अंदर इतनी एनर्जी नहीं प्रोड्यूस हो सकती, तो बताओ भाई क्या क्या फायदा है इसका? है फायदा, बता देना कि भाई किस बारे में बात हो रही है, मस्कीटो के अंदर कितने पार्टिकल है और ये दो ही पार्टिकल को टकरा रहा है, इसीलिए फर्क है इसके अंदर। तो आगे बढ़ना चाहेंगे। साइंटिस्ट जब भी बात करें ना बहुत सारे पार्टिकल की, तो हमेशा याद रखना एवोगैड्रो नंबर की बात कर रहे होते हैं, लगभग 10 की पावर 23 के आसपास की इतने पार्टिकल्स की बात कर रहे होते हैं। मैंने ना लास्ट टाइम अभी एक वीडियो बनाई थी क्वांटम कंप्यूटिंग पे, जिसमें मैं बता रहा था क्वांटम कंप्यूटिंग में कि अगर हमारे पास 300 क्यूबिट्स हैं, और अगर हमारे पास एक बिट का मतलब होता है दो स्टेट्स, क्यूबिट का मतलब है काफी सारी पोजीशंस को साइमल्टेनियसली एक्सप्लोर करना। अभी उसको थोड़ी देर के लिए हटाते हैं। साधारण भाषा में अगर हमारे पास 300 बिट्स हैं तो उसकी टोटल कॉम्बिनेशन जितने भी बन सकते हैं वंस एंड जीरोस के, क्या बना सकते हैं हम? मतलब इसके 300 प्लेसेस ऐसे खाली छोड़ दो, कहीं पे भी जहां तुम्हारी मर्जी हो वहां पे 101010 लिखते रहो, और ऐसे कितने कॉम्बिनेशन बन जाएंगे पता? ये बन जाएंगे 2 की पावर 300, 2 की पावर 300 पॉसिबिलिटीज या स्टेट्स भी बोल सकते हैं। कहने का मतलब है तुमने एक माला बनाई मोतियों की, और उस मोती उसमें क्या है 101010 लिखे हो मोती हैं, तो कितनी मालाएं बनाई जा सकती हैं? 2 की पावर 300, अलग अलग, सारी अलग होगी, एक भी सेम नहीं होगी। 2 की पावर 300 का मतलब है लगभग 10 की पावर 90। इतना बड़ा नंबर है ना 10 की पावर 90 की मैं मतलब तुम्हें एग्जाम्पल से बताना चाहूंगा कि कितना बड़ा नंबर है। एक बैक्टीरिया या फिर बैक्टीरिया या ह्यूमन के अंदर नहीं, ह्यूमन डीएनए में होते हैं लगभग 10 की पावर 12 न्यूक्लियॉन्स। एक पर्सन के अंदर, हमारे अंदर लगभग अप्रोक्सीमेटली 10 की पावर 28। अर्थ के अंदर अगर हम देखें तो 10 की पावर 51, और अगर हम सन के अंदर देखें तो लगभग 10 की पावर 57। अगर हम मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर देखें तो लगभग 10 की पावर 70। और अगर हम ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में देखें, गैस कर सकते हो, 10 की पावर 80। ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के अंदर जो न्यूक्लियॉन्स हैं, न्यूट्रॉन प्रोटॉन, इतने हैं। कंबाइन की बात करो, मतलब ऐसे समझ लो नंबर ऑफ एटम्स इन आर यूनिवर्स 10 की पावर 90 तो यहां आ गया। इसका मतलब है जब हम फ्यूचर में क्वांटम कंप्यूटर बना लेंगे, अगर हमारे पास 300 क्यूबिट्स है, 300 बिट्स ऑफ 300 क्यूबिट्स अगर हमारे पास ढंग के हो गए, तो हम इतनी स्टेट्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं। और क्यूबिट्स की सबसे खास बात ये होती है, ये काम हमारा क्लासिकल कंप्यूटर भी कर सकता है, लेकिन क्वांटम कंप्यूटर का मतलब है हम इतनी स्टेट्स को एक साथ एक्सप्लोर कर पाएंगे, जो कि
क्लासिकल कंप्यूटर सपने में सोच भी नहीं सकता, क्योंकि क्लासिकल कंप्यूटर सोच ही नहीं सकता, क्योंकि ये मैंने कहा है, ये कहीं लिखा नहीं है, ये मेरी पर्सनल थ्योरी है, पर्सनल प्रिडिक्शन है। क्वांटम कंप्यूटर में, क्योंकि हम क्वांटम कंप्यूटर में क्वांटम पार्टिकल्स ही यूज कर रहे हैं बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन के लिए, बिट के लिए, इसलिए शायद आगे जाके अगर हम देखेंगे तो पूरे मतलब काफी हद तक हम नेचर को सिमुलेट कर पाएंगे अपने क्वांटम कंप्यूटर के अंदर, क्योंकि हम नेचर को सिमुलेट करने के लिए नेचर के ही पार्टिकल्स का यूज कर रहे हैं। वेदर को सिमुलेट करने के लिए हमें वेदर के पार्टिकल्स की, वेदर की जरूरत पड़ती है। आई होप मैं थोड़ा सा बता पाया हूंगा। और अगर हम फाइनली अपने उस टॉपिक पे आए जिसके लिए हम इतनी देर से इंतजार कर रहे थे, तो वो हमारे पास आता है बैक टू क्वांटम मैकेनिक्स एंड क्वांटम फील्ड थ्योरी। अब बहुत हो गया यार, ये तो बातें हो गई पार्टिकल फिजिसिस्ट की। अगर तुम एलएचसी में जाओ कभी, लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर में, तो तुम किसी फिजिसिस्ट के साथ मिलो तो तुम ये बातें तो कम से कम जानते होंगे, उनसे हाथ मिलाते हुए कोई एक आध बात बतानी हुई तो ये इसमें से एक फैक्ट उनके फेंक के मारना सामने कि भाई ये रहा, अब बोलो क्या कह रहे हो। ठीक है, ये बातें तो हो गई, बट हम है क्वांटम मैकेनिक्स और क्वांटम फील्ड थ्योरी वाले, तो उस पर वापस आना चाहेंगे। हम बात करना चाहेंगे रिलेशन बिटवीन, अभी बताया था रिलेशन, पेज पलट के देखो, नोट्स बना रहे हो ना, पेज पलटो। रिलेशन बिटवीन मास एंड डिस्टेंस, मास और डिस्टेंस के बीच में रिलेशन देखें तो हमारे पास एक आता है कॉम्पटन वेवलेंथ। अगर कोई कॉलेज में बीएससी पढ़ रहा, मतलब बीएससी कर रहा है, तो उसने शायद वर्ड सुन लिया होगा, नहीं सुना कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कुछ लॉस नहीं हो रहा, तुम्हारा भाई है ना, भाई संभाल लेगा। ऑफ अ पार्टिकल, कॉम्पटन वेवलेंथ ऑफ अ पार्टिकल। मतलब मैं हमेशा ऐसा सोचता था कॉम्पटन वेवलेंथ इसलिए जरूरी है, बताना जरा इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है, नहीं बता सकते। इलेक्ट्रॉन की एक स्पेसिफिक शेप, इलेक्ट्रॉन दिखता कैसा है, वी हैव नो आइडिया एट ऑल, लेकिन हम फिर भी बहुत ज्यादा अप्रोक्सीमेटली आसपास की चीजों तक पहुंच सकते हैं इसकी वजह से। जबकि इंटेंशनली इन्होंने, जो क्रॉम्पटन ने अपना एक्सपेरिमेंट किया था, वो बस ये देखना चाह रहे थे कि इलेक्ट्रॉन और फोटोन की जो स्कैटरिंग होती है, ये रहा इलेक्ट्रॉन, ये रहा फोटोन, जाके अगर इस पर टकराएगा तो इसकी स्कैटरिंग को स्टडी कर रहे थे। इनका इंटेंशन नहीं था इलेक्ट्रॉन के साइज को कैलकुलेट करना, बट इनके जो रिजल्ट थे कॉम्पटन वेवलेंथ, उससे काफी ज्यादा हेल्प मिली हमें कि एक पार्टिकल के साइज को, अप्रोक्सीमेटली ही सही बट एक साइज को बताना चाहें कि साइज कितना होता होगा, बताया जा सकता है। एक एक एटम के अंदर यूनिवर्स हो सकता है नहीं, इसी एक कॉम्पटन वेवलेंथ की हेल्प से मैं तुम्हें बताने वाला हूं, एंड लेट अस सी कि वो कैसे बताने वाला हूं। चलो, सो द कॉम्पटन वेवलेंथ इज मिनिमम अमाउंट ऑफ स्पेस अ क्वांटम पार्टिकल कैन ऑक्यूपाई। मिनिमम अमाउंट, कम से कम एक क्वांटम पार्टिकल कितना स्पेस को ऑक्यूपाई कर पाएगा। तो और हमारे पास एक और चीज भी है, कंफ्यूज बिल्कुल होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक सिमिलर चीज हमारे पास आती है। ये बात थी 1923 की, और जस्ट एक साल बाद 1924 में एंट्री होती है बीस्ट की, जो भाई साहब जिसने रिवॉल्यूशन स्टार्ट किया था, जिसकी वजह से श्रोडिंगर घूमने के लिए गए थे अपने एक दोस्त के साथ। पता नहीं दोस्त थी या नहीं, मैं वो वाली स्टोरी तुम्हें फिर कभी बताऊंगा भाई साहब, बड़ी डार्क सी स्टोरी है, और वो इंसान भी डार्क ही थे। उनको एक बड़ा ज्यादा दर्जे, ऊपर दर्जे की मिलने वाली थी, गद्दी मिलने वाली थी श्रोडिंगर को, आई थिंक ऑक्सफोर्ड या कैम्ब्रिज में, अगर मैं करेक्ट बोल रहा हूं तो। नहीं मिली, उनकी हरकतों की वजह से, बताएंगे उनके बारे में। ठीक है, वो स्टोरी पेंडिंग है, क्योंकि आज बहुत ज्यादा सीरियस बात हो रही है, आज हम डार्क कोई बात करने नहीं वाले हैं। तो मैं बता रहा था अंधेरे के बारे में, मतलब डी ब्रोगली के बारे में। डी ब्रोगली ने भी बताया h/p, या फिर हम सिंपल भाषा में बोल सकते हैं लैम्डा इज 1/p, क्योंकि h को तो हम 1 मान चुके हैं ना। अपना वही पार्टिकल फिजिसिस्ट वापस लेके आओ अपनी बॉडी में। हम मान के चल, हम देख रहे हैं कि ये हमारे पास 1/p के लगभग बराबर होता है ये लैम्डा। ये हमें बताना चाह रहा है कि एवरी पार्टिकल, एवरी मैटर पार्टिकल हैव अ वेव, जो इन्होंने एग्जैक्ट बताया था मैं वही लिख रहा हूं यहां पर, अ वेव एसोसिएटेड विद इट। अब उस वेव की इक्वेशन ही ढूंढने के लिए श्रोडिंगर ने बहुत ज्यादा मेहनत की, और पता लगा कि उसको हम अगर सिंप्लीफाई कर दे फील्ड की लैंग्वेज में, अब और हम प्लेन वेव का यूज कर ले। प्लेन वेव का मतलब होता है सबसे ज्यादा सिंपल, y = a sin kx माइनस ओमेगा टी। सिंपल, इसको यूज करके कैसे उन्होंने श्रोडिंगर इक्वेशन को डिराइव कर लिया था, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक देने वाला हूं। ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि अभी वीडियो छोड़ो वहां पे चले जाओ, ये व्यूज बढ़ाने के लिए नहीं बोल रहा हूं। अगर देखना हो तो यहां से देख सकते हो, कोई जरूरत नहीं है, कुछ लॉस में नहीं जाने वाले हो, कुछ गेन नहीं करने वाले हो, मजा आएगा बस देखने में। इसके बाद अगर समय लगे जब भी तो देख सकते हो, या इन फ्यूचर कभी मन करे, कभी बोर हो रहे हो तो उस चीज पे जा सकते हो। ये जो डी ब्रोगली वेवलेंथ है, ये यूज होती है अगर हमें YDSC,
YDSC के बारे में अगर हमें कभी भी स्टडी करना होता है, अगर हम उसकी डिस्टेंस बिटवीन इंटरफेरेंस पैटर्न, डिस्टेंस बिटवीन बात करना चाहते हैं, तो वहां पे यूज होता है ये वेवलेंथ का, ये डी ब्रोगली वेवलेंथ का। और अगर हम कभी भी ऑर्बिट डी ब्रोगली वेवलेंथ, अब इसका मतलब क्या हुआ वो समझते हैं कि बोहर ने तो बता दिया था mvr इज इक्वल टू nh/2 पता नहीं कहां से हवा में से निकाल के बता दिया। एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइजेशन या क्वांटाइजेशन रूल जो बोहर के पोस्टुलेट में हमने देखा हुआ है, आया कहां से? बोहर खुद ही परेशान थे। क्वांटम मैकेनिक्स की जो बिगिनिंग हुई, जो क्वांटम मैकेनिक्स का जो मेन कोर इंसान था ना, वो था हाइजेनबर्ग। वो भी घूमने के लिए गए थे, सारे घूमने के लिए जाते हैं तभी करके आते हैं सारी डिस्कवरीज वगैरह। वो हेल्गोलैंड में गए हुए थे और वहां पे उन्हें बहुत सोचने के बाद उनको क्लिक किया आइडिया कि क्या चल रहा है इसके अंदर। बोहर खुद भी परेशान थे कि कैसे उनकी थ्योरी वर्क कर गई। क्यों एक पार्टिकल एक शेल से जंप करता है, एक पाथ से, एक स्टेशनरी पाथ से दूसरे पे जंप करेगा, क्यों एनर्जी रिलीज करता है वो, इसको ढूंढना था। क्वांटम मैकेनिक्स की बिगिनिंग हुई यहां से। बट डी ब्रोगली वेवलेंथ का यूज करके भी हम यहां पे बता सकते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। जैसे डी ब्रोगली ने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन है जो इस एक ऑर्बिट में घूम रहा है, वो तभी इस ऑर्बिट में घूम पाएगा अगर उसकी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ इसमें फिट हो जाए। मतलब एक पूरी वेवलेंथ इसमें फिट होनी चाहिए तभी पॉसिबल है। आई होप कि मैं ये बना पाया हूं। तो ऐसा कुछ, ये वाला भूल जाओ। तो ऐसा कुछ हमारे पास अगर इंटीग्रल मल्टीपल, मतलब कहने का है ये 2πr में ये जो सर्कल है इसके बीच में एग्जैक्ट n लैम्डा फिट होनी चाहिए। एक वेवलेंथ हो सकती है डी ब्रोगली की, दो हो सकती है, तीन हो सकती है, अप टू सो ऑन, वही ऑर्बिट पॉसिबल होंगे। और अगर मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करूं और डी ब्रोगली वेवलेंथ का यूज करूं h/p, मैं यहां तक पहुंचाना चाह रहा हूं, बस एक बार दिखाना चाह रहा हूं कि कैसे आया। अगर इसमें मैं यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो बन जाएगा mv, मोमेंटम का फॉर्मूला होता है mv विच इज इक्वल टू h/लैम्डा, है ना। और अगर मैं यहां पे लैम्डा की वैल्यू निकाल लूं तो बनेगी n क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके 2πr/n, पुट कर दो तो अपने पास बन जाएगा mv इज इक्वल टू h डिवाइड बाय 2πr/n। n को रेसिप्रोकल करके ऊपर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वगैरह किया तो अपने पास बन रहा है mvr इज इक्वल टू n h/2π। दैट इज द रिजल्ट जो यहां से भी हमें मिल रहा था। बोहर ने जो पता नहीं हवा में से निकाल के दे दिया था, वो हम डी ब्रोगली वेवलेंथ का भी यूज करके निकाल सकते हैं। बट मुझे ये इतना सारा इसलिए डिस्क्राइब करना पड़ा, मैं इसको छोड़ सकता था। मुझे ये सारा इसलिए डिस्क्राइब करना पड़ा क्योंकि मेरे को ये बताना भाई मेरे काम का इस समय ये है जो नहीं बताया जाता है, जो नहीं मिलने वाला है। इस पे तो 2500 वीडियोस पड़ी हैं ऑनलाइन जो तुम देख सकते थे, लेकिन इस वीडियो पे क्लिक करने के लिए जो मेन हमारे पास चीज आई है वो ये, जिसको मैंने अभी भी रब कर दिया पता नहीं क्यों। बट कॉम्पटन वेवलेंथ की हम बात करने वाले। एक और चीज मैं यहां पे बताना चाहूंगा कि हमने माना था स्टार्टिंग में C इज इक्वल टू 1, H इज इक्वल टू 1। कुछ फिजिसिस्ट क्या करते हैं, या कई बुक्स में तुम ऐसा देखोगे, इसको 1 ना मान के इसको 1 मान लेते हैं। कहने का मतलब कुछ ऐसा होता है h/2π इसको 1 मान ले, क्योंकि ज्यादातर ये h क्रॉस यूज होता है तो हम h को 1 मान सकते हैं, इसको मान सकते हैं, अपनी कन्वेंशन है, हम इसको मान लेते हैं। क्योंकि मेरे को जो नेक्स्ट बताना है, कुछ ज्यादातर बुक्स में अगर कभी बुक्स नेक्स्ट टाइम पढ़ने वाले हो तो वहां पे ना ऐसा दिखेगा, क्रॉम्पटन वेवलेंथ हमारे पास होती है दिस 1 हमारे पास समथिंग h/p, ऐसा कुछ। अब h/p को हम थोड़ा सिंप्लीफाई करें, 2π से मल्टीप्लाई, 2π से डिवाइड, तो कुछ ऐसा बन जाएगा 1/p। इसको तो हम 1 मानेंगे तो ये अपने पास बन जाएगा लैम्डा इक्वल टू 2π/p। और अगर मैं इस चीज को थोड़ा सा ऐसे लिख दूं, लैम्डा इज इक्वल टू 2π/p और लैम्डा c इज इक्वल टू 1/p। ये जो हमारे पास है दिस इज कॉल्ड रिड्यूस्ड कॉम्पटन वेवलेंथ। मतलब हम ये नहीं चाह रहे, कॉन्स्टेंट्स के चक्कर में नहीं पढ़ना चाहते, हम सिंपल क्वांटिटीज के बीच में रिलेशन देखना चाहते हैं। तो ये अपने पास आ गया कॉम्पटन वेवलेंथ। ये वो वेवलेंथ है जो हमें बताती है कि इससे छोटा पार्टिकल कंप्रेस नहीं कर सकता, इससे छोटी जगह पे पार्टिकल नहीं हो सकता है। सो इंडिपेंडेंट ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल, मोशन से कोई लेना देना नहीं है। ये कॉम्पटन वेवलेंथ एक फिक्स्ड नंबर है जो फिक्स रहने वाली है, बस इतना ही। और हमें साथ ही ये भी एक बात पता लगी कि हमने अभी माना था ये जो C है इसको 1 मान लिया, मतलब डायमेंशनली देखें ये जो
L/T है, इसके डायमेंशन 1 होते हैं। तो अगर हम इसको भी थोड़ा चेंज करना चाहें, मोमेंटम का होता है मास इंटू वेलोसिटी, अभी भी बताया था, वेलोसिटी के डायमेंशनली हम इसको 1 मान के चल रहे हैं, तो लैम्डा को हम लिख सकते हैं अप्रोक्सीमेटली 1/m। मतलब अगर इसको डायमेंशनल एनालिसिस से देखे, वरना नहीं हमें कभी भी समझ आता, डायमेंशनल एनालिसिस के अकॉर्डिंग ये हमारे पास इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1, मतलब इनवर्स हो जाएगा m के। जैसा कि अभी भी मैंने बताया कि जो कॉम्पटन वेवलेंथ है या रिड्यूस्ड कॉम्पटन वेवलेंथ है, ये हमारे पास बताएगी कि कितना छोटा स्पेस ऑक्यूपाई कर सकता है एक पार्टिकल। क्यों इतना जरूरी है ये? अब हम क्वांटम फील्ड थ्योरी की तरफ आने वाले हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, क्वांटम फील्ड थ्योरी की तरफ आने से पहले अगर मैं इलेक्ट्रॉन की बात करूं, तो कॉम्पटन वेवलेंथ जो हमारे पास है 2 × 10⁻10 सेंटीमीटर। और अगर मैं प्रोटॉन की बात करूं, कॉम्पटन वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन, और वो हमारे पास होगी 1 × 10⁻13 सेंटीमीटर। एक और चीज बताऊं तो मैं, बड़ी ज्यादा मजेदार, जैसे शायद मैंने जस्ट अभी बताई भी है कि कॉम्पटन जो है वो इलेक्ट्रॉन फोटोन की स्कैटरिंग के बारे में स्टडी करना चाह रहे थे, इन्वेस्टिगेशन करना चाह रहे थे 1923 में। लेकिन कोइंसिडेंटली उन्होंने एक ऐसी वेवलेंथ, एक ऐसी चीज के बारे में, यहां से ये जो हमारे पास है ना कॉम्पटन वेवलेंथ, ऐसी चीज को बारे में पता कर लिया जो कि आगे जाके क्वांटम फील्ड थ्योरी में हमारे बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली थी, क्योंकि हमें इससे पता लग गया था कॉम्पटन वेवलेंथ से, इट टेल्स अस द डिफिकल्टी इन स्पेशियल एक्सटेंट ऑफ अ पार्टिकल, कि मतलब क्यों इतना मुश्किल है पार्टिकल के साइज के बारे में बात करना। क्योंकि पार्टिकल के साइज के बारे में बात कर लेंगे, लेकिन पार्टिकल के साथ एक वेव भी तो एसोसिएटेड होती है, और जो पार्टिकल है वो एक फिक्स्ड रीजन में ही मिनिमम अमाउंट ऑफ स्पेस ही ऑक्यूपाई कर सकता है। अगर किसी पार्टिकल को, मान लो ये यूनिवर्स जैसे भी बना, और इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन उतने ही क्यों है जितने हो जितने, मतलब इलेक्ट्रॉन का साइज उतना ही क्यों है जितना है, क्योंकि अगर उससे और छोटे रीजन में हम उसे फंसा देते, कंप्रेस करने की कोशिश करते, इलेक्ट्रॉन के पास जितना भी मास है, लेट अस से इलेक्ट्रॉन, हमें पता है इलेक्ट्रॉन का मास है 9 × 10⁻31 समथिंग kg, है ना। अगर मैं इतना मास, ये जो यहां पे है, इस मास को इलेक्ट्रॉन के अभी के साइज से और छोटा कंप्रेस करने की कोशिश करता, तो हमें पता है हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ट्रिगर हो जाता, है ना। अगर मैं यहां पे बताना चाहूं तो हमें एक रिलेशन पता है, E² = m²c², नहीं, mc² का होल स्क्वायर pc का होल स्क्वायर। हमने सिर्फ E = mc² सुना है, वो थोड़ा अधूरा सा फॉर्मूला होता है, ये पूरा फॉर्मूला होता है, ठीक है, सारी बातें मान गए। बट रुकते हैं, E² = अगर हम अभी भी थोड़ी देर के लिए मान के चलें कि मोमेंटम पार्टिकल का 0 है, चल नहीं रहा पार्टिकल, ठीक है, इसको हटा दो, रुका हुआ पार्टिकल, तो हमारे पास आ जाएगा mc² होल स्क्वायर समथिंग E = mc²। c के डायमेंशन हम क्योंकि मान के चल रहे हैं 1 है डायमेंशनली, तो E = m हमारे पास आ गया। इसका मतलब ये हमारे पास होता था > h/2π, लेकिन h/2π को हम मान के चल रहे हैं 1, अभी अपनी यूनिट्स डिफाइन करी थी, तो ये अपने पास आ गया Δx 1/something, Δx > 1/Δp, लेकिन p होता है mv, v के डायमेंशनली 1 मान लिया है, तो ये डायमेंशनली देखें तो एनर्जी, मास और मोमेंटम तीनों भाई साहब बराबर ही बैठे हुए हैं। तो यहां, और एक और बात बताऊं, ये बराबर क्यों है? एक तो ना मैं बड़ा ऐसा रैंडम तरह से पढ़ता हूं और वैसे ही बताने की कोशिश करता हूं, कभी कभी मुझे लगता है मैं कंफ्यूज ही ना कर दूं अपनी ऑडियंस को, बट ठीक है, मेरे ख्याल से तुम भी समझ ही गए होंगे मुझे कि भाई है इंसान ही ऐसा है, झेलना तो पड़ेगा ही। तो थोड़ा सा बताना चाहूंगा इसके बारे में। अभी अभी हमने देखा कि Δx जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल मोमेंटम है, मोमेंटम मास के इक्वल है, तो ये बन जाएगा अप्रोक्सीमेटली, इसे बोल सकते हैं Δx = m, और Δp हमारे पास यहां से मास के बराबर है, और ΔE, Δp और m ये हमारे पास बराबर होने वाला है। इसका मतलब देयर एग्जिस्ट सम अनसर्टेनिटी इन एनर्जी। कहने का तात्पर्य ये है, कवि ये कहना चाहते हैं, अभी बताऊंगा और डीप रिलेशन बताऊंगा कि एक दोनों क्यों बराबर हुए, बट कवि ये कहना चाहते हैं, कवि का नाम है राजन, और वो ये बताना चाहते हैं कि अगर मान लो एक पार्टिकल को हम कंप्रेस करने की कोशिश करें, उसके मास को और छोटी जगह पे कंप्रेस करते रहे, अगर हम इसको घटाते रहेंगे, ये जो जगह है, जगह को अगर हम छोटा करते रहेंगे, मास बढ़ेगा, एनर्जी बढ़ेगी,
इतनी सफिशिएंट एनर्जी होगी कि वहां पे एक से ज्यादा पार्टिकल बनने स्टार्ट हो जाएंगे। डाइजेस्ट करना इस बात को, 1 मिनट के लिए रुको, वेट करो, और बताना चाहूंगा मैं इस पे, क्योंकि बड़ी ज्यादा गहरी बात है और ऑलमोस्ट वी आर डन। बस मैं बता दिया है ऑलमोस्ट आंसर। अब देखो, इफ यू ट्राई टू लोकलाइज अ पार्टिकल विद इन लैम्डा सी, अगर ये लैम्डा सी के अंदर लोकलाइज करने की, उससे भी छोटी जगह पे एक पार्टिकल को कन्फाइन करने की कोशिश करोगे, अगर इलेक्ट्रॉन का साइज जितना भी है उससे और छोटा करने की कोशिश करेंगे, अगर इलेक्ट्रॉन के अंदर कोई इंसान, अगर हम सोच रहे हैं कि वो रहते होंगे, तो दिक्कत देखो क्या आएगी। इफ यू ट्राई टू लोकलाइज अ पार्टिकल विद इन दिस, एनर्जी एनर्जी बढ़ती रहेगी। अगर तुम एक चीज को घटाओगे, ये तो अनसर्टेनिटी रिलेशन तो होता है, हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, अगर तुम पार्टिकल को और छोटा कन्फाइन करने की कोशिश करोगे, करते रहोगे करते रहोगे करते रहोगे, उसकी एनर्जी बढ़ती रहेगी, वो और ज्यादा जिगल करने की कोशिश करेगा। ब्लैक होल क्यों बनता है, उसकी मैंने जर्नी काफी बार बता रखी है। ऐसे समझो कि पार्टिकल जो है ना, वो कंप्रेस होते रहते, जो एटम है ना, उसके मान लो जो प्रोटॉन्स है और जो इलेक्ट्रॉन्स है, उन्होंने मिलकर न्यूट्रॉन बना दिया। अब एटम के अंदर बचा क्या, न्यूट्रॉन्स। ऐसे ही सारे के सारे एटम्स कोलैप्स होकर न्यूट्रॉन्स बन गए, ऐसे स्टार को हम न्यूट्रॉन स्टार बोलते हैं। क्या न्यूट्रॉन स्टार से भी और भी ज्यादा खतरनाक कंडीशन हो सकती है? हाँ, ब्लैक होल्स। तो एक्चुअली ब्लैक होल्स के अंदर होता क्या है कि अगर हम सिंपल एक पार्टिकल की बात करें, अगर एक पार्टिकल है जिगल कर रहा है, तुमने जगह छोटी करी और जिगल कर रहा है, तुम उसकी ना, उसकी पोजीशन देखना चाह रहे हो पार्टिकल की, पार्टिकल जिगल कर रहा है, तुम उसकी पोजीशन छोटी करते जा रहे हो करते जा रहे हो करते जा रहे हो, एक समय आया तुमने उसको बहुत ही छोटी जगह पे कैद कर लिया। इसका मतलब, कैद करने का मतलब है तुम उसकी पोजीशन देख लोगे, तुमने देख लिया इलेक्ट्रॉन कहां पे है। लेकिन हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हमें क्या कहता है कि अगर हम पोजीशन देखना चाहेंगे तो उसके मोमेंटम के अंदर या उसके मास के अंदर या उसके एनर्जी के अंदर अनसर्टेनिटी बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगी, और वो अनसर्टेनिटी इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि एक और न्यू पार्टिकल इमर्ज हो जाएगा, एक के दो पार्टिकल बन जाएंगे, और छोटा करने की कोशिश करोगे मल्टीपल पार्टिकल्स आ जाएंगे, और छोटा करने की कोशिश करोगे सुपर पोजिशन ऑफ मैनी पार्टिकल्स आ जाएंगे, तो एक पार्टिकल वो रहेगा ही नहीं। इलेक्ट्रॉन से छोटी चीज बनाने की अगर हम कोशिश करेंगे तो वो इलेक्ट्रॉन रहेगा ही नहीं, और पार्टिकल्स प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाएंगे। कुछ कुछ अजीब बात निकली यहां से। इसका मतलब है जितना छोटा साइज उतना भारी पार्टिकल, नहीं है ना? कैसे अजीब सी बात हुई। जितना छोटा साइज में तुम कन्फाइन करने की कोशिश करोगे किसी चीज को, उतनी ही ज्यादा मास होने वाला उसका। और यही था हमारे पास कि एक एटम के अंदर दुनिया क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि अगर एक एटम से या एक एटम के अंदर अगर मान लो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के अंदर दुनिया क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि उससे छोटा और कंप्रेस करने की कोशिश करोगे ना, तो मल्टीपल पार्टिकल्स प्रोड्यूस होना स्टार्ट होंगे, इतनी अनस्टेबल हो जाएंगी चीजें वहां पे, फिर वो इलेक्ट्रॉन अपनी ही आइडेंटिटी खो देगा। तो इलेक्ट्रॉन से छोटी कोई चीज ही नहीं हो सकती है। मैंने ट्राई किया है कि मैं कोई इसमें नेक्स्ट न्यू प्रिंसिपल इंक्लूड ना करूं, बट आई ट्राइड माय बेस्ट कि ऐसा कुछ हो सकता है। बट हम थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं, जैसा कि मैं हमेशा नोट लिख के लाता हूं, तो आगे पढ़ने की कोशिश करते हैं। लोकलाइज इवन मोर, डेल्टा ई इवन विल बी इवन मोर, अनसर्टेनिटी बढ़ती जाएगी जैसे जैसे और लोकलाइज करने की कोशिश करोगे विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ क्वांटम फील्ड थ्योरी। क्वांटम फील्ड थ्योरी ये कहती है स्क्वीजिंग अ पार्टिकल इनटू अ रीजन स्मॉलर देन लैम्डा सी, वो जो लैम्डा हमने कॉम्पटन वेवलेंथ लिखी है विच इज 1/m, 1/m के अगर 1/m के इक्वल है, अगर इसे छोटे रीजन में कंप्रेस करने की कोशिश करोगे, ये लिखा है इलेक्ट्रॉन के लिए, अगर इलेक्ट्रॉन को इससे छोटी रीजन में अगर हम कंप्रेस करने की कोशिश करेंगे, देन क्वांटम स्टेट विल बिकम सुपरपोजिशन ऑफ वन और मोर पार्टिकल्स, नॉट अ सिंगल पार्टिकल एट ऑल। पार्टिकल्स और बनने स्टार्ट नहीं, इतनी सफिशिएंट एनर्जी हो जाएगी उसके पास, एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू मास, तो और पार्टिकल्स प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाएंगे। पोजीशन छोटी करो और छोटी करो और छोटी करो, पार्टिकल देखना चाह रहे हो, देखते जा रहे हो, देखते जा रहे हो, देखते जा रहे हो, हाथ तो मूव कर रहा है ना, ये वाला जिगलिंग हो रही है और ज्यादा, और यही जिगलिंग का मतलब है मोमेंटम, का मतलब है मास, का मतलब है एनर्जी। ये दिखाया मैंने तुम्हें डायमेंशनली, तो ये और एनर्जी प्रोड्यूस करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे, और इसके पास एक समय आएगा इतनी सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी हो जाएगी कि एक और पार्टिकल पॉप आउट हो जाएगा, एक और पार्टिकल बन जाएगा, तुम उसको और छोटे रीजन में घेरने की कोशिश करो और पार्टिकल्स बन जाएंगे। इसीलिए तो मुश्किल है पार्टिकल फिजिक्स, इसीलिए तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है ह्यूमन बींग्स की, लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर। अब समझ पा रहे हो, उतनी एनर्जी में भी हम काम कर पा रहे हैं, न्यू पार्टिकल्स कैसे बनते हैं। हम जैसे ही टकराते हैं पार्टिकल्स को, न्यू पार्टिकल्स
कुछ ऐसे पार्टिकल होते हैं जो जल्दी डिके कर जाते हैं स्टेबल पार्टिकल्स में, वो जो भी है अगर हम उसको और छोटे रीजन में डालने की कोशिश करेंगे तो क्वांटम फील्ड थ्योरी कहती है न्यू पार्टिकल्स बनने स्टार्ट हो जाएंगे। एंड दैट इज द मेन डिफिकल्टी एंड दैट इज द मेन कोर ऑफ, मेरे को जो बढ़िया लगता है क्वांटम फील्ड थ्योरी का एक रिजल्ट, वन ऑफ द रिजल्ट वो ये था हमारे पास। अगर हमारे पास हैवियर पार्टिकल जो होते हैं, हैवियर पार्टिकल ऑक्यूपाई लेस स्पेस। बड़ी अजीब सी बात लग रही होगी ना, भारी पार्टिकल कम जगह घेरते हैं एज कंपेयर टू हल्के पार्टिकल्स। अब तुम कह रहे हो तुम्हारे दिमाग में बिल्कुल लॉजिकली ये बात आनी चाहिए थी, प्रोटॉन बड़ा क्यों होता है फिर? प्रोटॉन तो भारी है इलेक्ट्रॉन से, 1000 गुना भारी है, तो फिर प्रोटॉन बड़ा क्यों होता है, इसकी क्वांटम वेवलेंथ बड़ी क्यों है इससे? अरे भाई साहब रुक जाओ, क्वांटम फील्ड थ्योरी में आ चुके हो, रुको, ये वो इंट्यूशन अपनी बाहर बाहर रख दो थोड़ी देर के लिए। प्रोटॉन को ब्रेक करके देखेंगे, उसके अंदर और छोटे पार्टिकल्स है भाईजान, और उन पार्टिकल्स को हम बोलते हैं क्वार्क्स। नेक्स्ट लेक्चर क्वार्क पे ही है कि क्वार्क में कन्फाइनमेंट क्या चीज होती है, कैसे क्वार्क को अगर हम प्लस कर देंगे, क्वार्क सिंगल क्वार्क के मास को प्लस करेंगे बहुत ही ज्यादा कम आता है एज कंपेयर टू प्रोटॉन का मास। तो कहां से आ रहा है एक्स्ट्रा मास? नहीं, सिंपल बाइंडिंग एनर्जी सोचना मत। अगर 11 12 में तुमने बाइंडिंग एनर्जी जैसे कॉन्सेप्ट सोचे हुए हैं तो बिल्कुल भी नहीं, बहुत ज्यादा खतरनाक सी बात है इसके पीछे भी। वापिस आना चाहेंगे, वेव फंक्शन ऑफ अ पार्टिकल कैन बी स्प्रेड बियॉन्ड दिस। जो वेव फंक्शन होता है वो इसके बियॉन्ड स्प्रेड हो सकता है, बट कैन नॉट बी स्क्वीज्ड लेस देन दिस। वेव फंक्शन का मतलब होता है, हम बोलते हैं ना पार्टिकल कैन बी इन मल्टीपल स्टेट्स एट द वेरी सेम टाइम, मतलब इस रीजन से तो ज्यादा ही फैला होगा वो, इस रीजन के अंदर नहीं हो सकता, क्योंकि अगर इस रीजन के अंदर हुआ तो क्वांटम फील्ड थ्योरी कहती है न्यू पार्टिकल्स बनेंगे, इलेक्ट्रॉन के एक्स्ट्रा भी चीज आ जाएगी। जबकि सुपरपोजिशन का मतलब होता है वही इलेक्ट्रॉन काफी सारी पोजिशन पे हो सकता है, या फिर इलेक्ट्रॉन है ही नहीं जब तक मैं उसे देख ना लूं। दोनों ही बातें बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग है, एक कहीं सारी पोजीशन पे होना और एक है ही नहीं जब तक मैं देखूं ना। मेरे को तो दोनों डिस्टर्बिंग लगती हैं, और क्वांटम वेवलेंथ से ज्यादा ही स्प्रेड होता है अगर पार्टिकल, ऐसे कम करेंगे दिक्कत होगी। इसका मतलब अगर हम एंट मैन के बारे में बात करें तो एंट मैन एग्जिस्ट नहीं कर सकता, सॉरी, अगर कोई एंट मैन फैन है तो नहीं हो सकता भाई, इसमें तो वैसी बहुत दिक्कत है, सांस कैसे ले रहा अगर उतना छोटा हो जाएगा तो। इसका मतलब फाइनली हम बोल सकते हैं देयर डज नॉट एग्जिस्ट, ऑल दिस कैलकुलेशंस says there does not exist entire organism or civilization within a single atom। एक एटम के अंदर सिविलाइजेशन नहीं हो सकती है, आई हैव जस्ट प्रूव्ड इट, नहीं हो सकती एक एटम के अंदर सिविलाइजेशन। रुको मैं थंबनेल के लिए एक इमेज ले लूं, ठीक है सॉरी, ये भी झेलना पड़ता है तुम लोगों को। इसका मतलब है अगर हम श्रिंक करने के, एक और कंक्लूजन में बताना चाहूंगा, मेरे को थोड़ा सा ऐसा डिस्टर्बिंग सा लगा है सुनने में, क्योंकि पार्टिकल फिजिसिस्ट हमेशा बात करते हैं NA एवोगैड्रो नंबर की, 10 की पावर 23 न्यूक्लियॉन्स के बारे में, एटम्स के बारे में। फॉर एग्जांपल अगर मैं इतने एटम्स को एक प्रोटॉन की जगह पे कंप्रेस करने की कोशिश करूं तो क्या होगा सोचना, एक बार इसकी इंप्लीकेशन सोचने की कोशिश करो। मेरे पास है 10 की पावर 23 प्रोटॉन्स, और मैंने, अब ऐसे समझो 10 की पावर 23 प्रोटॉन्स है, इतने ज्यादा प्रोटॉन्स है, और मैं उसको कंप्रेस करते 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 एक प्रोटॉन जितनी जगह पे ले आया, क्या होगा? हर एक पार्टिकल का, पार्टिकल प्रोटॉन ही थे, इतने सारे प्रोटॉन को अगर मैं एक प्रोटॉन जितना कंप्रेस कर दूं तो हर एक प्रोटॉन जो अब कंप्रेस हो चुका है वो भारी हो जाएगा ओरिजिनल अपने मास से। बड़ी खतरनाक इंप्लीकेशन है, वीडियो सोच के एक बार जरूर इस पे सोचना कि अगर मेरे पास 3 पार्टिकल है और ये रहा प्रोटॉन, मैं इन तीनों को कंप्रेस करके इतनी सी जगह में ले आऊं, इतनी जगह के अंदर ले आऊं, तो तीनों अपने वेट से भारी हो जाएंगे, एनर्जी अनसर्टेनिटी इसमें बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। और इससे भी छोटा करने की कोशिश करूं, न्यू पार्टिकल्स, वो एनर्जी अनसर्टेनिटी इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी, इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि क्वांटम फील्ड थ्योरी हमें अलाउ करती है, आने वाले वीडियोस में देखेंगे क्यों अलाउ करते हैं भाई, क्या होता है क्वांटाइजेशन, क्या होती है क्वांटम फील्ड थ्योरी, देखेंगे, डोंट वरी, घबराने की जरूरत नहीं है। बट क्वांटम फील्ड थ्योरी अलाउ करते हैं कि न्यू पार्टिकल्स इमर्ज हो जाए। खतरनाक बात है ना। एक जो बीच में ADHD, क्योंकि मेरे को है ही, तो एक मैं बीच में बात बताने वाला था, क्यों भाई ये मोमेंटम और एनर्जी क्यों हुआ भाई, क्योंकि हमारे पास ना होते हैं मोमेंटम 4 वेक्टर। जब हम स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में बात करेंगे ना, तो एक होता है मोमेंटम 4 वेक्टर। इसका मतलब हमारे पास होता है, इसका P0 लिखते हैं हम, P1 P2 P3। मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो इसके पास 3 कंपोनेंट्स होने चाहिए थे, तो ये रहे X Y Z फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, कोई बात नहीं, एक और भी है,
इसे बोलते हैं एनर्जी। तो एनर्जी, मोमेंटम के बाकी तीन कंपोनेंट, इसे फोर वेक्टर बोलते हैं। फोर डायमेंशनल स्पेस के बारे में तो सुना होगा ना, तीन स्पेस के डायमेंशन होते हैं, एक टाइम का डायमेंशन होता है, लगभग वैसा ही। तीन मोमेंटम के कंपोनेंट है, एक एनर्जी का कंपोनेंट है, तो रिलेशन देख पा रहे होंगे, है ना? कुछ कुछ ऐसा ही तो लिखना होगा, समथिंग एनर्जी प्लस मोमेंटम जीरो, मोमेंटम वन, मोमेंटम टू। ऐड तो कर रहे हैं, ऐड तभी तो हो सकते हैं, सेम डायमेंशन हो तभी तो ऐड हो सकते हैं। सेम डायमेंशन इनकी वजह से ही आते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट जैसी चीजों को अगर हम वन मान ले तो हमारी जिंदगी बहुत ज्यादा आसान हो जाती है, जीने में मजा आता है। अब वापिस अगर इस पे ही आना चाहें तो ईच ऑफ दीज विल बी मैसिव देन प्रोटॉन, जैसे कि मैंने बताया, वे मोर मास देन द ओरिजिनल प्रोटॉन मास। ठीक है, ऐसा हो जाएगा। इसका मतलब इस वीडियो का हम फाइनल कंक्लूजन अपने साथ क्या लेके जा सकते हैं, वो यही होगा कि क्वांटम रेल्म, क्वांटम की जो दुनिया है, इज रिलेटिवली स्मूथ एंड फीचरलेस। जितना हम सोचते हैं ना, वहां पे भागा दौड़ी हो रही होगी, रैंडमनेस हो रही होगी, सब कुछ कैओटिक चल रहा होगा, चलता है, लेकिन उसके अंदर ऐसा दुनिया होना या ऐसी चीजें होना वो पॉसिबल नहीं है, एज फार एज वी नो। और स्टार्टिंग में मैंने अभी एक बात बताई थी कि क्या क्वांटम फील्ड, क्या जो हमारी अल्टीमेट थ्योरी होगी वो क्वांटम फील्ड थ्योरी होगी? शायद नहीं, क्योंकि हमारे पास इसके अलावा भी है। क्या प्रॉपर्टीज हैं जिनको सेटिस्फाई करें तो एक थ्योरी को हम क्वांटम फील्ड थ्योरी कहते हैं, है ना? जैसे फॉर एग्जांपल रिचर्ड फाइनमैन है, उन्होंने वर्क किया था, उन्होंने तीन पार्टिकल्स के बारे में बात की थी, पॉजिट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन और फोटोन के बारे में, इनकी इंटरेक्शंस के बारे में। तो क्वांटम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स आ गई, काइंड ऑफ क्वांटम फील्ड थ्योरी। ऐसे ही एक एनरिको फर्मी, सॉरी अगर मैं फर्स्ट नेम गलत बोल रहा हूं, बट फर्मी है, उन्होंने बताया कि कैसे एक न्यूट्रॉन ब्रेक हो जाता है एक प्रोटॉन में, इलेक्ट्रॉन में, और साथ में निकलते हैं कुछ न्यूट्रिनोस, गोस्ट पार्टिकल, और वो भी एक तरह की क्वांटम फील्ड थ्योरी थी। और अब काम चल रहा है कि कैसे इनको यूनिफाई किया जा सकता है, वीक न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, और हमारे पास अपना एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इन तीनों को कंबाइन करने पे हमारे पास एक ग्रैंड थ्योरी मिलेगी, ग्रैंड यूनिफिकेशन मिलेगी, जैसा मैंने तुम्हें बताया भी था, 10 की पावर 15 समथिंग। और अगर हमारे पास ग्रेविटी भी इंक्लूड करती तो फिर हमें मिलेगी थ्योरी ऑफ एवरीथिंग। रिसर्च जारी है कि फाइनल जो हमारे पास थ्योरी होगी, क्या वो क्वांटम फील्ड थ्योरी होगी, पर्टिकुलर चार प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करती है? बिल्कुल नहीं बताने वाला हूं, हवा में बातें नहीं बताता हूं मैं, पूरी वीडियो आएगी नेक्स्ट। इन चार प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करेगी, या फिर कुछ कंप्लीटली ही कुछ एक्स्ट्रा डायमेंशन, स्ट्रिंग थ्योरी की तरफ जाना होगा, या क्वांटम लूप ग्रेविटी की तरफ जाना होगा? क्या हमें ग्रेविटी को क्वांटाइज करना है? क्या हम बेस मान रहे हैं आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को, और उससे एक थ्योरी खींच के लाना चाह रहे हैं, विच इज क्वांटम लूप ग्रेविटी? या फिर हम दूसरा रास्ता चूज कर रहे हैं, क्वांटम फील्ड थ्योरी, और उससे एक थ्योरी को खींच के लाना चाह रहे हैं, एक्स्ट्रा डायमेंशन एंड ऑल को मिक्स करके? दिस इज कॉल्ड स्ट्रिंग थ्योरी। इनको आपस में, मतलब ये आपस में मिलती नहीं है, सबसे बड़ी दिक्कत है। स्ट्रिंग थ्योरी क्लेम करती है कि उन्होंने चारों के चारों फोर्सेस को मिला दिया है। अगर आइंस्टाइन ने अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को नहीं भी बताया होता, नहीं भी डिस्कवर किया होता, आइंस्टाइन एग्जिस्ट भी ना करते, पैदा ही ना हुआ होते, तो अगर सिर्फ क्वांटम फील्ड थ्योरी ही होती और स्ट्रिंग थ्योरी होती, तो स्ट्रिंग थ्योरी क्लेम करती है, और स्ट्रिंग थ्योरी में किया भी जा चुका मैथमेटिकली, पूरी की पूरी आइंस्टाइन की रिलेटिविटी को डिराइव कर देते हैं, एग्जैक्ट वही इक्वेशंस को, बिना ये माने कि हमें कोई बैकग्राउंड के बारे में, कि आइंस्टाइन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में कुछ भी पता है। ये सारी बातों के बारे में मैं बताने वाला हूं कि बैकग्राउंड इंडिपेंडेंट थ्योरीज क्या होती हैं और एड हॉक थ्योरी क्या होती है, बहुत सारी बातें करने वाले, लेकिन मैं यहां पर रुकना चाहूंगा क्योंकि लेंथ अगर बड़ी हो गई तो तुम भाग जाओगे, देखोगे नहीं। और इतना भी सिखा दिया है, अगर सीख लिए हो, एक्सप्लेन मैं कर पाया हूं, तो बस मिलते हैं फिर तो नेक्स्ट वीडियो में। और मेरे को तो बहुत मजा आया इसको एक्सप्लेन करके, तुम लोगों को भी मजा आया तो अपना फीडबैक जरूर देके जाया करो, जो भी थॉट प्रोसेस हो वो लिखा करो। मैं पढ़ता हूँ भाई, मैं मतलब जब भी फ्री होता हूँ तो मेरा एक ही काम है कि कमेंट्स पढ़ना। कभी कभी ऐसे नेगेटिव कमेंट देखता हूँ तो उसको देके यार इंप्रूवमेंट करनी चाहिए, पॉजिटिव देख के थोड़ा बढ़िया मोटिवेशन मिल जाती है और कुछ सीखने को मिलता है, कुछ क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश करता हूँ, वो सारा जरूर करना। और समय नहीं लेने जाऊंगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, बाय बाय।